आदाब। मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। पाकिस्तानी फौज अपने नुकसान की खुद जिम्मेदार, हमारी लड़ाई दहशतगर्दों के खिलाफ है। एयर मार्शल A.K. भारती का बयान। महाराष्ट्र के वजीर आला दिफाई फोर्सेस के साथ मीटिंग। वजीर आला फडणवीस ने कहा, बेहतर आपसी इश्तराक के साथ करेंगे काम। जब मुल्क की मुसल्लह अफवाज काबिल हैं तो ट्रंप को सरपंच किसने बनाया? हिंद पाक तनाज़े में मदाखलत पर संजय राउत ने पूछा सवाल। तुर्क कंपनी पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम। मुंबई एयरपोर्ट से कंपनी को हटाने शिवसेना का मुतालबा। हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने आज इस बात का इरादा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिर्फ पाकिस्तान और POK में दहशतगर्दी के कैंपों को निशाना बनाया, लेकिन इस्लामाबाद खुद ही नुकसानात का जिम्मेदार है। एयर मार्शल A.K. भारती ने आज एक खुसूसी मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमारी लड़ाई दहशतगर्दों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से थी, न कि पाकिस्तान की फौज से। इसलिए हमने 7 मई को सिर्फ दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाया। यह अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की फौज ने दहशतगर्दों का साथ देने का इंतखाब किया और इसे अपनी लड़ाई बना ली। फ़ज़ाइया के सीनियर अफसर ने कहा कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम दीवार की तरह मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ा है। ये दुश्मन के लिए नाकाबिल तस्खीर था। ब्रीफिंग में DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल AN प्रमोद और मेजर जनरल SS शारदा भी मौजूद थे। एयर मार्शल A.K. भारती ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज मुल्क में सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को पहुंचने वाले नुकसान को कम करने में कामयाब रहे। इस मौके पर एयर मार्शल ने कहा कि हमारे तमाम फौजी अड्डे, हमारे तमाम निज़ाम मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है और ज़रूरत पड़ने पर मुस्तकबिल में किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार है। I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, 2 of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahimyar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational. हिंदुस्तानी फौज ने मुमकिन तौर पर फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले PL-15 मिसाइल का मलबा दिखाया है, जो कि चीनी साख्ता है और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमले के दौरान इस्तेमाल किया था। इस मौके पर हिंदुस्तान की तरफ से मार गिराए गए चीनी नज़ाद यीहा और सोंगर अरुण ड्रोन का मलबा भी दिखाया गया है। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage,
or the wheel you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का कहना है कि पिछले कुछ सालों में दहशतगर्दाना सरगर्मियों का किरदार बदल गया है। बेगुनाह शहरियों पर हमले किए जा रहे हैं। डीजीएमओ ने कहा कि पहलगाम तक दहशतगर्दों के पाप का घड़ा भर गया था। अब मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। मैंने आपको कल महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि हमने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी है। हमने पाकिस्तान के बहुत से एयरबेस तबाह कर दिए हैं। हमने पाकिस्तान के बहुत से दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए। अब पाकिस्तान समझ गया होगा कि वह हमारे साथ कभी बराह रास्त जंग नहीं लड़ सकता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान कशीदगी के दरमियान वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सदारत में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर दिफाई अफवाज और महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत के दरमियान एक अहम मीटिंग हुई। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रियासती हुकूमत दिफाई फोर्सेस के साथ ज़्यादा तालमेल के साथ काम करेगी। रियासत में सिक्योरिटी और तैयारियों से मुतल्लिक़ इस मीटिंग में नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला अजित पवार भी मौजूद थे। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान के अलावा दीगर शराकतदारों ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले, टेक्नोलॉजी के ज़्यादा इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर गौर किया गया। दिफाई अफवाज के साथ रियासती हुकूमत से मुतल्लिक़ ताउन और आपसी इश्तराक के मेकानिज़म के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। ने इसलिए ली, हम सब लोग जानते हैं कि हमारी सेना ने बड़ी वीरता के साथ पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उनके कई एयरबेसेस को तहस नहस किया। आतंक के अड्डों को हमारी सेना ने तहस नहस किया, जिसके चलते अब पाकिस्तान को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भारत से वो सीधी लड़ाई नहीं कर सकती। लेकिन इतिहास में हमने देखा है कि जब वो भारत से सीधे लड़ाई नहीं कर सकते तब वो एक प्रॉक्सी वॉर तैयार शुरू करते हैं। और ऐसे प्रॉक्सी वॉर में मुंबई जैसी हमारी आर्थिक राजधानी जो है ये बहुत वल्नरेबल होती है। यहाँ पर कोई न कोई घटना करने का प्रयास वो करते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज एक कोऑर्डिनेशन की बैठक ली है, जिस बैठक में सेना के अधिकारी भी थे। उनके साथ मिलकर हम लोगों ने ये समझ लेने का प्रयास किया कि इन दिनों में अगर कोई लैप्सेस रहे होंगे तो वो क्या रहे हैं, हमको और क्या करने की आवश्यकता है, मुंबई और महाराष्ट्र को महफूज रखने के लिए किस प्रकार के कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, किस प्रकार से हम लोग उसको स्ट्रेटेजाइज करें, कौन से एसेट्स का हम इस्तेमाल करें, ऐसी सारी चीजों पर और लगातार हम लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग करते रहे। ने इसलिए ली, हम सब लोग जानते हैं कि हमारी सेना ने। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सिविल डिफेंस के साथ सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक अहम मीटिंग हुई। एक नोडल अफसर की तकरीर के लिए बातचीत की गई। ये मालियाती दारहुकूमत है, इसलिए मुंबई को हमेशा निशाना बनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। ये सुरक्षा को लेकर मीटिंग थी और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल डिफेंस इनके साथ में मीटिंग हुई है। राज्य सरकार और डिफेंस ये दोनों भी एक ही पेज पर रहकर काम करे, कोऑर्डिनेशन में काम करे, इसलिए नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने की बात हुई है। ये मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और इसलिए
ये हम हर बार मुंबई को टारगेट किया जाता है, पिछले बार भी टारगेट किया था। और जो टारगेट करने वाले लोग हैं उनकी भी एक्टिविटी अभी क्या है उसके बारे में भी मॉनिटर करना, उनको एग्जामिन करना, उनके ऊपर उनकी जांच करना, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। मैं पहले तो तीनों दलों का अभिनंदन करता हूं जो मुंह तोड़ जवाब उधर दे रहे। 13 एयरबेस को उखाड़ फेंक दिया है पाकिस्तान को, जैसे उसकी भाषा में, बल्कि अभी तो मोदी जी ने कहा है गोली का उत्तर बम गोले से देंगे। तो पहले गोली का उत्तर जवाब मिसाइल से दिया था, अभी गोली का जवाब बम गोले से देंगे, ये मोदी जी ने कहा है। इसमें सब कुछ आया है। पाकिस्तान ने अपनी औकात में रहकर काम करना चाहिए, भारत को ललकारने का छोड़ना चाहिए। उसने जो हरकत की है जब सीज फायर होने के बाद, तो मैंने कहा था कि कुत्ते की दुम सीधी होती नहीं है, उसको फिर काटना पड़ेगा। वो काटने का मोदी जी कर सकते हैं और इसलिए मोदी जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमारे पूरे तीनों दलों के पीछे पूरे ताकत से खड़े रहे और उनको खुली छूट दी है कि देशवासियों का रक्षा करो। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला अजित पवार, मरकजी वजीर नितिन गडकरी और एनसीपी एससीपी सरबराह शरद पवार ने शिरकत की। The credibility, honesty and goodwill is the biggest capital of 21st century. आणि म्हणून जे शरद जोशी सुरुवातीला म्हणाले होते, जे मी सांगितलं की सक्सेस इन कोऑपरेटिव्ह इज नॉट अ सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव्ह मूवमेंट, इट इज अ सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव्ह लीडरशिप हू लीड्स द कोऑपरेटिव्ह. आणि मग अनायसे दादा आहेत, शिंदे साहेब आहेत, देवेंद्रजी आहेत, त्यांना माझी विनंती आहे की काळाच्या बदलत्या ओघामध्ये असा कोऑपरेटिव्ह ऍक्ट जो राज्य सरकारचा अधिकार आहे, कारण हे कॉन्करंट लिस्टमध्ये आहे, त्यामुळे भारत सरकारही आहे आणि राज्य सरकारही आहे. आणि आता बरेचसे प्रोग्रेसिव्ह निर्णय अमित शहानी कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट घेतले आहेत. तर येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच याचं चांगलं असं सगळे एकत्र करून जर हा ऍक्ट निश्चितपणे आला तर मला असं वाटतं की याचं भविष्य आजही उत्तम आहे, यापेक्षा उत्तम भविष्य निर्माण होईल असा माझा विश्वास आहे. आणि आज कृषी क्षेत्रामध्ये तर उत्तमच परिणाम आहेत, विशेषतः साखर कारखाने, सूतगिरण्या, पण काही गोष्टी ग्लोबल इकॉनॉमीमध्ये आपण आहोत. अतिशय चांगला आहे, पण तो आता एक प्रकारे जुना झालेला आहे, कारण नवीन काळाची नवीन आव्हानं ही सहकार कायद्याला आता त्या ठिकाणी पेलावी लागणार आहेत. आणि मगाशी जसं अनासकरांनी सांगितलं की ही गोष्ट ही खरी आहे की शेवटी वन साईज फिट्स फॉर ऑल अशा प्रकारची जी आपली व्यवस्था आहे, या कायद्याने सगळ्या प्रकारच्या संस्थांकरता सारखेच नियम केलेले आहेत. सहकारी संस्था म्हटली की त्याला सारखे नियम आपण जवळपास त्या ठिकाणी केलेले आहेत, पण वेगवेगळ्या प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या आवश्यकता वेगवेगळ्या आहेत. आणि म्हणून याच्यामध्ये वेगवेगळे चॅप्टर्स तयार करणं म्हणजे वित्तीय संस्थांकरता वेगळ्या. रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज मुंबई में यशवंत राव चौहान सेंटर का खैरसगाली दौरा किया. इस दौरे के दौरान मरकज और रियासत के कई अहम मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया. इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर जयंत राव पाटिल, MP सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी MSC बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन विद्याधर अना साकर और योगेंद्र पवार भी मौजूद थे. शिवसेना UBT के लीडर संजय राउत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान पाकिस्तान तनाज़े में मदाखलत पर सवाल उठाया और पूछा कि जब मुल्क की मुसल्लह अफवाज काबिल हैं तो ट्रंप को सरपंच किसने बनाया. हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शिमला मुआहदे का हवाला देते हुए जिसमें कहा गया कि तनाज़ात को किसी दूसरे मुल्क की मदाखलत के बगैर दो तरफा तौर पर हल किया जाएगा. राउत ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप को जंग में मदाखलत का हक किसने दिया. संजय राउत ने मुल्क की सियासी क़यादत को कमज़ोर करार दिया. प्रेसिडेंट ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करें. प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उससे पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जो हमारा एक
शिमला करार हुआ था, शिमला अकॉर्ड 1971 के बाद इंदिरा जी किया था, वो पढ़ लीजिए। उसमें दो राष्ट्र में ही चर्चा हुई, तीसरा राष्ट्र उसमें नहीं आएगा हस्तक्षेप करने के। ये हमारे शिमला एग्रीमेंट में एक महत्वपूर्ण एक सेक्शन है, वो पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, मुखिया किसने बनाया? हमारे यहाँ गांव में पाटिल रहते हैं, पाटिल चौधरी गांव में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहां भी घुस जाते हैं। हमारी सेना, हमारी फौज सक्षम है, वो कर लेगी। चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर हो, लेकिन सेना सक्षम है। मोदी जी को टाइम है, बिहार चुनाव से पहले वो संबोधित जरूर करेंगे। बिहार चुनाव से पहले 1 महीना पहले वो जरूर देश को संबोधित करेंगे। मोदी जी बहुत होशियार आदमी, बहुत होशियार आदमी, व्यापारी। अब उनको फायदा नहीं है, लोग सवाल पूछेंगे ना पाकिस्तान के बारे में। हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ देने और असलहा फराहम करने पर तुर्की के खिलाफ मुल्क भर में गुस्सा पाया जाता है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे धड़े की शिवसेना ने मुंबई एयरपोर्ट पर तुर्क कंपनी पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम भी लगाया। ये कंपनी मुंबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग का काम करती है। शिवसेना लीडरों का कहना है कि उन्होंने एयरपोर्ट के CEO को अल्टीमेटम दिया है कि 10 दिनों के अंदर इस तुर्क कंपनी को एयरपोर्ट से नहीं हटाया गया तो एयरपोर्ट पर हंगामा किया जाएगा। ऐसा महाराष्ट्र में बिल्कुल चलेगा नहीं। एकनाथ राव शिंदे साहब के नेतृत्व में बंबई में ऐसी जितने भी कंपनी की लिस्ट है उसको बंद करने का काम करेंगे। इसको हमने आज 10 दिन का टाइम दिया है। जो यहाँ पे चीफ ऑफिसर है विष्णु झा जी, हमारी मीटिंग हुई उनसे। वहाँ पे हमने उनको बोला है कि सेलेबी कंपनी जो यहाँ पे ऑपरेट कर रही है उसका क्रिटिकल एवेल्युएशन किया जाए और नेक्स्ट विदिन 7 to 10 डेज उनको टर्मिनेट किया जाए यहाँ पे, और अप्रोप्रिएट इंडियन अथॉरिटीज़ को बुलाया जाए कि वो कंट्रोल ले और वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को देखे। हमारी भारतीय जो भी एजेंसीज़ है वो आए कंट्रोल में और वो हमारी सिक्योरिटी देखे, ना कहीं कि वो टर्किश कंपनी जो हमारे विरोध में पाकिस्तान को। शिवसेना लीडर संजय निरुपम का कहना है कि जहां संजय राउत की सोच खत्म होती है वहीं से पीएम मोदी की सोच शुरू होती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हमारी अपोजिशन के बयानात एक जैसे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, शिमला समझौता तो अब एक रद्दी का पुलिंदा बन गया है। अब शिमला समझौता के हिसाब से चलेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बहुत आगे निकल गए। आपको नए संदर्भों में आपको पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी। एक दूसरी बात, जिस तरह की भाषा में पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं उसी प्रकार की भाषा में यहां अपोजिशन के लोग भी बोल रहे हैं। ये उबाठा वाले जो हमारे साथी बड़बड़ कर रहे हैं, इनको मैं बता देना चाहता हूं कि आपकी सोच जहां खत्म हो जाती है ना, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच शुरू होती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दीबाजी में तो घोषणा कर दी कि सीज फायर, युद्ध विराम। सचमुच हमारी तरफ से तो कोई युद्ध शुरू ही नहीं हुआ था। हम लोग तो बेसिकली उनको रोक रहे थे या फिर उनका जो रिटेलिएशन था उसको काउंटर कर रहे थे। अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से कोई एक अधिकृत तौर पर बयान नहीं आया है। दूसरी बात, हमारी सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने ऑलरेडी घोषणा कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। मतलब अगर आतंकवादी हरकतें जारी रहेगी और पाकिस्तान अपनी बुरी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हमारे सेना के जवान पाकिस्तान पर हमला करने से कहीं भी वो रुकेंगे नहीं, उनको रोका नहीं जाएगा। मतलब किसी प्रकार का कोई युद्ध विराम नहीं है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, किसी के सामने कोई झुका नहीं है। हाँ, हमारे सेना के जवान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एकदम तैयार है, आगे भी तैयार रहेंगे। हिंदुस्तानी फौज के साथ एकजहती के लिए औरंगाबाद के क्रांति चौक पर एक मुजाहरा किया गया। फौज के एजाज में तिरंगा रैली निकाली गई। रियासती वजीर संजय शरसात, कांग्रेस MP कल्याण काले, प्रदीप जायसवाल, कांग्रेस के साबिक वजीर राजेंद्र और साबिक MLA किशन चंद, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कैलाश पाटिल और दीगर मौजूद थे। नासिक के मकीनों को मुसलसल 5वें दिन भी गैर मौसमी बारिश से झेलना पड़ा। नासिक शहर में आज से पहर गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस बारिश की वजह से नासिक शहर के वस्ती हिस्से की सड़कें दरियाओं और नहरों में तब्दील हो गईं। अचानक होने वाली बारिश से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए और शहरियों को मुश्किलात पेश आईं।
महाराष्ट्र के भिवंडी से आग लगने का एक बड़ा मामला सामने आया। यहाँ थाने जिला के गांव में पीर की सुबह शदीद आग लग गई। आग में कम से कम 22 गोदाम के जलकर खाक हो जाने की खबर है। इन गोदामों में कुछ में पेट्रोलियम मसनूआत भी थे। इस मामले की इत्तला मिलते ही भिवंडी निजामपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान वहां पहुंचे और मामले का जायजा लिया। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। महाराष्ट्र न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।